नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लोग इस सीरीज़ को रन करेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम को 7 बजे लाइव। तो मैं वापस एक बार सोमवार को आप लोगों के बीच में आया हूँ लाइव। आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है बहुत सारी शुभकामनाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने बड़े मन से खिचड़ी खाई होंगी और इस साल को यादगार और बेहतरीन बनाते हैं। जब 2024 अंत हो तो ना मुझे रिग्रेट होना चाहिए कि इस साल मैंने माई पाठशाला के बच्चों के लिए अच्छा काम नहीं किया, और ना आपको रिग्रेट होना चाहिए कि 2024 आपने सही से पढ़ाई नहीं किया। तो 2024 सही से पढ़ाई करने के लिए हमें हर दिन यूटिलाइज करना पड़ेगा। मतलब इसकी शुरुआत कल से नहीं, आज से करनी पड़ेगी और हर दिन को सही से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपने दिन, आपके साथ समय स्पेंड करने का मैंने डिसीजन लिया है। इस वजह से मैं सोमवार से लेके फ्राइडे तक आपके बीच में अपनी खुशी से लाइव हो रहा हूँ। तो आज हम लोग करने वाले परसेंटेज का लास्ट लेक्चर। मैं 20 एक क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। कुछ 4 एक कंसेप्ट पे 20 क्वेश्चन फोकस्ड है जो आपके पिछले सालों में एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, प्री में पूछे गए हैं, मेंस में पूछे गए हैं। आज के क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट होंगे, तो आपको थोड़ा धैर्य बना के आज की क्लास में समय स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप एसएससी एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि वनडे एग्जाम के नाम से जाना जाता है, जिसमें परसेंटेज आता है, तो ये क्वेश्चन और ये वैरायटी उनमें पूछी जा सकती है। चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, या कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप बैंक के एग्जाम दे रहे हो, अर्थमेटिक अगर उसमें आती परसेंटेज आता है तो ये सवाल उनके अंदर आ सकता है। तो सबसे पहले वो बच्चे जो चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी प्लेलिस्ट बनी है और मैं आज की क्लास खत्म होने के बाद जितना मैंने आपको 100-120 क्वेश्चन कराए हैं, सबकी डबल कॉलम की प्रिंटेबल पीडीएफ बना के माई पाठशाला पीडीएफ नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जहां पे जाके आप सारे क्लास के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन रख सकते हैं। ये वो सारी मेहनत है, कठिन मेहनत है और कठिन परिश्रम है जिसकी आपको जरूरत है। मतलब हमारी टीम ने काम किया, हमने मिलकर काम किया है और ये हम आप तक डिलीवर करने वाले हैं। इस सीट को 3-4 बार लगाइएगा। अगर समझ में ना आए क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने के लिए, तो सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन वापस आके सोल्यूशन देखिएगा, इनके छोटे सोल्यूशन कैसे करते हैं, 3-4 बार रिवाइज कीजिएगा, तब जाके इस पे आप परफेक्ट हो पाएंगे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करेंगे, साथ में आपको बोलूंगा मेरा लाइक का टारगेट है, 30 लाइक का टारगेट है। और अगली क्लास आने से पहले मैं उम्मीद करता हूं 30 बच्चे इस वीडियो को लाइक का बटन हिट करके मेरे साथ अपने प्यार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। चलो आज क्लास करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैंने चुना है, ये वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत पुराने सालों में ये क्वेश्चन आते थे। पिछले 1-2 साल में वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो कभी भी दोबारा रिपीट कर सकता है, इसलिए इन क्वेश्चंस का जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन होते बहुत आसान है, लेकिन इनकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है कि वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को सरल कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ता हूं मैं। एक कक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और गणित की परीक्षा में 65% उत्तीर्ण होते हैं। सभी छात्रों में से 27% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं और 248 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम से खेलने आना चाहिए। मैं वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के माध्यम से ही सिखाता चलता हूं और इनकी लैंग्वेज भी सिखाता हूं, ताकि आप वेन डायग्राम से खेलना अच्छे से जान पाए। तो चले कलर लेता हूं मैं। आज चुनता हूं ब्लू का चुनाव करता हूं, ब्लू भी बोर्ड पे दिखता है। एक कक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और गणित, मतलब यहां पे 2 विषयों की बात हो रही है, तो हम 2 वेन डायग्राम बनाएंगे। तो जब हम 2 वेन डायग्राम बनाते हैं तो दोनों को ओवरलैप करते हुए बनाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा ही जाता है कि आपको ओवरलैप करते हुए वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सवाल ये कह रहा है कि एक कक्षा में 70% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी में अगर 70% छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 30% फेल हो रहे हैं। ये हमारा इंग्लिश हो गया और दूसरा सब्जेक्ट हो गया हमारा मैथ। तो 2 तरीके से वेन डायग्राम बना सकते हो। मैं दोनों तरीके से वेन डायग्राम बना के सिखाता हूं। पहले तो मैं डिस्कस करता हूं उत्तीर्ण वाला। क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, तो ये बोला जा रहा है कि अंग्रेजी में 70% उत्तीर्ण है। मैथ में क्या बोल रहा है, 65% उत्तीर्ण है। पहले आराम से सीख लीजिएगा। सभी छात्रों में से 27% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। दोनों विषयों में बता रहा है 27% छात्र अनुत्तीर्ण है। हम बना रहे थे उत्तीर्ण का, अब आ गया डेटा आपके पास अनुत्तीर्ण का। मतलब
कितने सफल हुए, सफल का बना रहे थे, लेकिन अगला जो डेटा आ गया वो असफल का आ गया। तो मैं एक डायग्राम और सिखाता हूं, इसको देखने का तरीका है, मैं रेड से बनाता हूं उसे। हमने एक डायग्राम और वेन डायग्राम बनाया, और वेन डायग्राम में हमने क्या डिसाइड किया, हम इधर इंग्लिश रखेंगे, हम इधर मैथ रखेंगे। जब हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, सफल हुए, तो असफल कितने हुए होंगे? असफल 70 की जगह 30 हुए होंगे भाई। अगर 70 सफल हो गए तो 30 असफल होंगे। तो ये हमने उत्तीर्ण वाला बना लिया, ये हमने अनुत्तीर्ण वाला बना लिया। उसके बाद मैथ में बोल रहे 65% उत्तीर्ण हुए, तो मैं बोलता हूं कि अनुत्तीर्ण कितने हुए? मैथ में 45% अनुत्तीर्ण हो गए। भाई अगर 100 में से अगर 65 है तो 35 हो जाएगा, ये कितना? 35। अगर 65 उत्तीर्ण हो गए, मतलब 65 अगर पास हो गए तो 35 तो फेल होंगे, तो 35% फेल हो गए। अब दिया हुआ है कि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। क्योंकि ये वेन डायग्राम असफलता वाला है, तो ये जो कॉमन होता है वो दोनों का होता है। तो 27% क्या है? वो असफल है दोनों में। 27% असफल है दोनों में। इस डायग्राम में हमें ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब हमें इंग्लिश का मिल रहा है, मैथ का मिल रहा है और कंबाइंड में मिल रहा है। जबकि इस डायग्राम में हमें ये मिल रहा था, ये मिल रहा था, पर ये नहीं मिल रहा था। तो हम इस डायग्राम के बजाय इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, ये वाला जो सेक्शन होता है वो होता है ओनली मैथ का, ये वाला जो सेक्शन होता है वो ओनली इंग्लिश का होता है। तो 30% छात्र इंग्लिश में असफल है, 27 तो कंबाइंड में है, तो बचा हुआ कितना? 3% सिर्फ बचा होगा जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए होंगे। तभी तो 27 + 3 30 टोटल इंग्लिश का आ जाएगा। ये ओनली इंग्लिश का सेक्शन है। किसका है? ओनली इंग्लिश में। मतलब 27% में मैथ और इंग्लिश है और 3 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बचे हुए हैं। इस वजह से टोटल 30% छात्र अनुत्तीर्ण होंगे। अगर इधर की बात करें, इसमें अगर 8% और जोड़ दें तो ये कितने हो जाएगा? टोटल 35। मतलब 27 तो ऐसे थे जो मैथ में इंग्लिश के साथ फेल हुए थे, 8% और फेल हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली मैथ में फेल हुए हैं। टोटल मिला के मैथ का टॉल 35% असफल बच्चों का चला जाता है, और इधर टोटल टॉल मिला के 30% इंग्लिश वाले बंदों का चला जाता है। समझ में आई बात? अब सवाल में देखो, अब क्या बोल रहा है? सवाल में ये बोल रहा है 248 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। 248 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। तो हम पहले असफल छात्रों की संख्या निकाल लें। 27% मैथ और इंग्लिश दोनों में हुए हैं, 3% सिर्फ इंग्लिश में हुए हैं, 8% सिर्फ मैथ में हुए हैं। तो टोटल कितने फेल हुए हैं? 27, 33, 8, 38। तो टोटल जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 38%। इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर टोटल 38% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 62%। इस 62% की वैल्यू दी है जो टोटल फेल हुए दोनों सब्जेक्ट में, वो 248 हुए हैं। पूछ रहा है टोटल छात्र कितने थे, तो टोटल छात्र आपके 100% होंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू निकाल लो। 248/62 × 100। अगर इसमें 4 से गुणा करके देखोगे तो 248 आ जाएगा। तो 62 चौका 248, 4 × 100 कितने हो जाएंगे? 400। टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 400 स्टूडेंट। सिर्फ मैथ में कितने फेल थे? 8%। निकालना चाहो तो 1% की वैल्यू 4 है, तो 8% की वैल्यू कितने होगी? 8 चौक 32। तो टोटल मैथ में फेल कितने होंगे? 32। टोटल इंग्लिश में फेल कितने होंगे? 12, 4 3 12। और अगर मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने फेल हुए ये निकालना हो तो 27 में 4 का गुणा कर दो। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप सारा डेटा निकाल सकते हो। बस ये लैंग्वेज वाली बात है। अब आपको एक बात और समझना है कि जैसे मान लो जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं, जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं, इसका मतलब है वो तो इंग्लिश में सफल है। जो मैथ में फेल हुए हैं, जैसे ये क्या है? ओनली मैथ फेल वाला हिस्सा है। अगर हम पूछ दे कि इंग्लिश में कितने सफल हुए हैं, तो मैथ में टोटल 8% फेल हुए हैं, तो सफल कितने हुए होंगे? इसके बचे हुए सारे सब बच्चे सफल हुए होंगे। अगर ये सिर्फ मैथ में फेल है, इसका मतलब है ये इंग्लिश में सफल हुआ। सिर्फ 8% बच्चा अगर मैथ में फेल हुआ है, इसका मतलब है कि वो इंग्लिश में, 2 ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि वो इंग्लिश में पास हुआ होगा। इसका मतलब तो वही है ना कि अगर इसमें फेल है तो इंग्लिश में पास हुआ होगा। 8% बच्चा सिर्फ मैथ में फेल हुआ है, मतलब 8% बच्चा इंग्लिश में पास हुआ होगा। ये लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन आता है जिसमें मैं दिखाता हूं इस तरीके की लैंग्वेज बदलाव करके कितने क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखना। एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में फेल हुए हैं और 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं, जिनकी संख्या 16 है, तो बताइए कि कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। एक वेन डायग्राम, दूसरा वेन डायग्राम।
ये हुआ हमारा मैथ का और ये हुआ हमारा इंग्लिश का। एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में फेल हुए, इसमें 45% छात्र फेल हुए हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसमें 35% छात्र फेल हुए हैं। और क्या बोल रहा है सवाल में कि दोनों में 10% छात्र फेल हुए, मतलब ये क्या है, कंबाइन है, जो दोनों में फेल हुए हैं वो 10% छात्र फेल हुए हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए होंगे, 35%। सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए होंगे, 25%। सवाल क्या कह रहा है कि जो 10% दोनों में फेल हुए हैं उनकी संख्या 16 के बराबर है। तो 10% की वैल्यू 16 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 160। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि सवाल में वो बताइए कि कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए, कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए। अब यहां अगर हम देखें तो आप ध्यान से देखो कि जो 25% छात्र है ये आपके केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। ये सेक्शन कौन है, ओनली फेल्ड इन इंग्लिश, ओनली फेल्ड इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए। सिर्फ इंग्लिश में फेल होने का क्या मतलब है, 2 सब्जेक्ट है, सिर्फ इतने ही बच्चे फेल हुए इंग्लिश में, मतलब ये बच्चे इंग्लिश में फेल हुए, मतलब इतने बच्चे मैथ्स में पास हुए हैं। ये सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, मैथ में नहीं, मतलब ये मैथ में पास हुए हैं। तो जितने बच्चे सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं उतने ही बच्चे सिर्फ मैथ में पास होते हैं। तो आपको निकालना क्या है, केवल गणित में पास हुए बच्चे, मतलब वो बच्चे जो सिर्फ गणित में पास हुए हो, इसका मतलब वो सारे के सारे बच्चे जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हो। तो इंग्लिश में 25% टोटल फेल हुए, मतलब ये सारे बच्चे इंग्लिश में तो फेल हैं पर गणित में पास हैं। तो संख्या निकालोगे तो 16% की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, सॉरी 10% की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 10% की वैल्यू आपके पास 16 थी, 25% की वैल्यू निकालनी है। तो 25% की वैल्यू निकालोगे 16/25, 16/10 × 25 होगा, कितना होगा, 16/10 × 25, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 और 2 8 16, 8 पंचे 40। तो कितना हो जाएगा, जो गणित में सिर्फ पास हैं वो कितने हो जाएंगे, 40। या यूं कह सकते हो कि जो इंग्लिश में केवल फेल है तो इंग्लिश में केवल 40 पास हैं, इसका मतलब है कि यही 40 लड़के सिर्फ मैथ में पास हैं। ये 2 तरीके की वाली बात है कि आप इसको कैसे देखते हो। 2 ही सब्जेक्ट हैं, एक है आपकी मैथ और या तो इंग्लिश है। एक बच्चा ऐसा होगा जब हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ ओनली इंग्लिश में फेल है, इंग्लिश में क्या है, फेल है, इंग्लिश में फेल होने का मतलब है मैथ में पास है। तो 40 बच्चा सिर्फ इंग्लिश में फेल है, मतलब 40 बच्चा मैथ में पास है। ये दोनों बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला बहुत प्यारा सा सवाल है। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण है और 42% अन्य विषय में अनुत्तीर्ण है। मतलब 2 ही सब्जेक्ट है, 2 ही सब्जेक्ट का चल रहा है। मान लो एक सब्जेक्ट X है, दूसरा सब्जेक्ट Y है। 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण है, मैंने मान लिया 35% छात्र अनुत्तीर्ण है। दूसरा जो है उसमें 42% अनुत्तीर्ण है। 30% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, मतलब ये 30% है। जो मिड वाला सेक्शन है वो कितना है, 30% है। इसका मतलब है ये बचा हुआ सिर्फ ओनली जो X होगा, ये क्या है, ओनली X, ये है ओनली Y, ये है ओनली Y, ये वाला सेक्शन, सिर्फ ये वाला सेक्शन। तो ये 5% होगा और ये 30 और ये 12% होगा, 12% होगा। तो पूछ रहा है यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है, मतलब 100% की वैल्यू जो है अगर 2500 है, तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण है, केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण है। तो मैं ये कहता हूं कि ये 12% बच्चे, ये 12% बच्चे सिर्फ किसमें, Y में फेल हैं। इसका मतलब इतने 12% सिर्फ कितने क्या होंगे, X में पास होंगे। और अगर मैं यहां पे बात करूं 5% सिर्फ X में फेल है, मतलब 5% सिर्फ Y में पास होंगे। तो Y में पास कितने हैं, 5%, X में पास कितने हैं, 17%। तो टोटल सिंगल सब्जेक्ट में कितने पास हैं, टोटल सिंगल सब्जेक्ट में कितने पास है, या तो वो सिर्फ मैथ में पास हो या तो सिर्फ इंग्लिश में पास हो, इन दोनों का सम निकाल लो। 12/5 ये 12% है, 12/5 17%, 17%। तो सिर्फ 17% बच्चे ऐसे हैं जो या तो सिर्फ X में पास है या तो फिर Y में पास हैं, और यही 17% की वैल्यू पूछा है। तो 100% की वैल्यू 2500 है, तो 17% की वैल्यू निकालना होगा। ये 2 0 काट दोगे तो 1% की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो 17 × 25 ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो 17 × 25 करोगे 425 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सबसे बेहतरीन सवाल है। लैंग्वेज वेन डायग्राम की एक बार कोई बच्चा समझ गया तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। अगला सवाल देखो, एक और वेन डायग्राम के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किसी परीक्षा में हिंदी में 40% छात्र पास होते हैं,
अंग्रेजी में 55% छात्र पास होते हैं। यह ज्ञात है कि दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का 2 गुना है। यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए हैं तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी? सवाल फिर से पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में हिंदी में 40% छात्र पास होते हैं, अंग्रेजी में 55% छात्र पास होते हैं। यह ज्ञात होता है दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का 2 गुना है। यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी? अब इसमें इस सवाल मतलब ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल में से एक सवाल आता है। ये सवाल अभी तक एग्जाम में आया नहीं इस पैटर्न का, ये सबसे डिफिकल्ट सवाल में से है। आपको 2 बार वेन डायग्राम इस्तेमाल करना है, तो मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस यहां तक हो जाए। चलो बना लेते 2 वेन डायग्राम। पहले हम बनाते हैं ब्लू से। एक बार हम किसका बनाएंगे? पास का। एक बार किसका बनाएंगे? हम पास का। एक बार किसका बनाएंगे? हम फेल का। एक बार मैंने हिंदी में लिखा, एक बार अंग्रेजी में लिखा हुआ है। एक बार हम डिस्कशन करेंगे पास का, एक बार डिस्कशन करेंगे हम फेल का। चलो, हमने बात की किसी परीक्षा में हिंदी में, ये इधर लिया हमने हिंदी और दूसरा क्या है? अंग्रेजी। किसी परीक्षा में हिंदी में 40% छात्र पास हुए, 40% छात्र पास हुए, ठीक है। और इंग्लिश में कितने हुए? 55% पास हुए। अगर 40% छात्र पास हुए हैं तो ये 60% फेल हुए होंगे। इसका तो मतलब यही है। 55% पास हुए हैं तो 45% फेल हुए हैं। इसका मतलब यही होगा। सवाल ये बोल रहा है दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का 2, यहां पे ध्यान दें, यह ज्ञात है कि दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का 2 गुना है। मतलब अगर पास होने वाला बंदा अगर X% है तो फेल होने वाला जो बंदा है वो 2X% है। समझ में आई बात? सवाल यही कह रहा है ना, ध्यान से देख। यह ज्ञात है कि दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का 2 गुना है। तो अगर ये पास होने वाला X% है तो ये 2X% होगा। और 2 गुना है यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए हैं। और ये 2X% की वैल्यू साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना? 16 होगा। 16 हो गया। अब इस सवाल को देखो कैसे करते हैं। इस सवाल को करने का एक टेक्निक है। अगर हम ये वाला सेक्शन निकाले, सिर्फ ये वाला सेक्शन निकाले, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 - x। ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा? 55 - x। इसी तरीके से इस वाले सेक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा 60 - 2x। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? 45 - 2x। समझ में आई बात? हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये हमारा हिंदी था, ये हमारा इंग्लिश था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओनली इंग्लिश में फेल हुआ बंदा है। ये ओनली इंग्लिश में फेल हुआ बंदा है। ओनली इंग्लिश में फेल हुआ बंदा बराबर होता है, मतलब सिर्फ अगर वो इंग्लिश में फेल हुआ है इसका मतलब वो तो हिंदी में पास हुआ है। तो सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाला बंदा बराबर होता है सिर्फ हिंदी में पास होने वाले बंदे के। यही तो बात हम कहते हुए आ रहे हैं। ये सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ है, इसका मतलब है 2 सब्जेक्ट है, सिर्फ हिंदी में फेल हुआ है। ध्यान, सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ है, इसका मतलब ये हिंदी में पास हुआ होगा। तो सिर्फ इंग्लिश में फेल वाला बंदा सिर्फ हिंदी में पास होता है, और सिर्फ हिंदी में पास होने वाले बंदों की संख्या तो हमने 40 - x निकाली है, और सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले बंदों की संख्या हमने 45 - 2x निकाली है। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या काम किया? बराबर कर दिया। 40 - x = 45 - 2x। इधर हम इसको इधर ले गए तो हमने क्या निकाला? x की वैल्यू 5 निकाल ली। और यहां पे 2x% की वैल्यू 16 दी हुई है और x की वैल्यू हमें 5 पता चल गई। मतलब 10% की वैल्यू कितनी हुई? 10% की वैल्यू 16 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। सवाल में क्या पूछा है? तो कुल कितने छात्र थे? कुल 160 छात्र थे। ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी था कि सिर्फ इंग्लिश में जो पास हुआ है इसका मतलब, सिर्फ इंग्लिश में जो फेल हुआ है इसका मतलब वो हिंदी में पास हुआ होगा। मतलब मैं 2 सब्जेक्ट का पेपर दे रहा हूं, मैथ और इंग्लिश का, और आप ये कह रहे हो मैं सिर्फ इंग्लिश में पेश हुआ हूं, इसका मतलब है मैं मैथ में पास हुआ हूंगा। तो वही है कि अगर ये बंदे सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, इसका मतलब ये सारे वो बंदे हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। और सिर्फ हिंदी में पास हुआ बंदा हमने ऊपर निकाला 14 - x। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था। जब आपकी पूरी अच्छी तरीके से वेन डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाती है तो इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से टैकल हो जाते हैं। तो इस कंसेप्ट में मैंने 4 एक क्वेश्चन कराए, इसकी जितनी भी वैरायटी हो सकती है सब कवर कर दिया है। 1-2 बार इसे रिपीट करके देखिएगा। लैंग्वेज एक बार आप समझ गए तो सारी चीज़ बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। चलो
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आ रहा है परसेंटेज का। ये है आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ये है आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। जरा ध्यान से देखना, ये सवाल है, एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 60 मतदाताओं ने अपना मत पर्चे को खाली कर दिया, मतलब ये भी वेस्ट में ही निकल गया। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल मतदाताओं के 47% द्वारा समर्थित किया गया था। वह मतदाता सूची में था और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले थे। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा एक बार और, अभी यहाँ कितनी भी बार पढ़ लीजिए। एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। मतलब आप ऐसे देखो, अगर 100% था तो 100% में 90% लोगों ने तो वोट डाला, 90% के अलावा जो 10% वोट था ये तो डला ही नहीं, सिर्फ इतने डाला। और 60 मतदाताओं ने अपना मत पर्चा को खाली कर दिया, मतलब इस 90 में 60 जो थे वो तो वेस्ट हो गए। 90% ने डाला पर 60 जो थे वो तो खाली चला गया, ठीक है ना, उसका कोई काम नहीं था, कोई यूज नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार थे, 2 ही उम्मीदवार थे। विजेता को कुल मतदाताओं के 47% द्वारा समर्थित किया गया था। जो विजेता था, जो विनर था, ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, जो विनर था उसे 47% टोटल वोट का मिला, 47% मिला और वह मतदाता सूची में था, उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले। तो जो लूजर था उसको क्या हुआ होगा, 47% से कितना कम मिला, उसे 308 मिला, कम मिला 308 वोट। जो लूजर था 308, ये 308 से जीता है तो इसको 308 इससे कम मिला होगा, तो हमने कम निकाल लिया। अब टोटल इतना ही तो भाई वोट पड़े हैं, टोटल इतने ही तो वोट पड़े जो इसको मिले हैं, और ये टोटल इतने ही वोट मिले, 90% वोट डाला और 60, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां पे ध्यान दो कि 47 और 47 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, होगा 94%, 94% माइनस 308, ये हो गया नीचे विनर प्लस लूजर। अगर आपने जोड़ दिया तो 94% माइनस 308, ये किसके बराबर होगा, 90% माइनस 60 के बराबर होंगे, कर दो बराबर। ये हो गया 94% माइनस 308 इज इक्वल टू 90% माइनस 60। इधर जब लेके जाओगे 90 घटाओगे तो 4% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 308 में से 60 घटा के आ जाएगी, 308 माइनस 60 हो जाएगी, 308 माइनस 60 हो जाएगी। तो 4% जो है, 4% की वैल्यू यहां से निकल जाएगी और 100% की वैल्यू यहां से निकल आएगी। 308 में 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 248, 248। तो 1% की वैल्यू कितने हो जाएगी, 4 × 24, 1% की वैल्यू 62, और टोटल वोट निकालोगे तो 6200 आ जाएगा, अगर सारा का सारा वोट आपको बताना कितना था। तो सवाल हो गया। अब ये सवाल हो गया पूरी तरीके से समझ के करना। इसका एक सेक्शन ये है कि कई बार जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो कुछ सेक्शन इसका काट देते हैं, कुछ सेक्शन काट देते हैं। जैसे हमने 47% लिखा, फिर 94% माइनस 308 लिखा, तो कुछ सेक्शन इसका काट देते हैं। इसका कुछ सेक्शन काटने से पहले आपको इस तरीके की पूरी प्रैक्टिस आनी चाहिए, फिर जाके इसके कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डायरेक्टली यहां से आ सकते हैं कि जो 4% की वैल्यू है वो 248 के बराबर होगी, 248 के बराबर होगी। समझ में आई बात? तो चलो ध्यान से अगला क्वेश्चन करते हैं और इस तरीके के सारे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। 11.11% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। मैं अगर 11.11% को बात करूं, जब इस तरीके का आता है तो इसको फ्रैक्शन में कर लो, ये 1/9 की वैल्यू है, 12.5% 1/8 की वैल्यू है। तो ये चीज आपको आना चाहिए, मतलब ये अगर डेटा याद रखा है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 60% की अगर बात करूं तो ये 3/5 की वैल्यू है, 3/5 की। अगर ये डेटा पहले से आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। सब लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और ऑप्शन बताएंगे मेरे साथ लाइव ही। 2 उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। 11.11% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। मान लो टोटल अगर 1 पार्ट था तो क्या होगा, 1/9 ने भाग नहीं लिया, मतलब कितनों ने भाग लिया, 8/9 लोगों ने भाग दिया, 1/9 पार्ट लोगों ने भाग नहीं लिया, मतलब इतने लोगों ने वोट डाला, इतने लोगों ने वोट नहीं डाला। 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। 12.5% का मतलब 1/8, इसका 1/8 अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब 7/8, 8/9 का 7/8 वैध था।
हमें सिर्फ वैध मतों से मतलब है। 8 से 8 कट गया, मतलब 7/9 जो है ये वैध मत है। अब बोल क्या रहा है सवाल कि कुल वैध वोटों का 60% मिला और 7,000 वोटों से जीत गया। भाई जितने वैध, इतने वैध मत पड़े होंगे और इतने वैध मत में से विनर को भी मिला होगा, इतने वैध मतों में लूजर को भी मिला होगा। ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। लूजर की स्पेलिंग नहीं भाई सब कोई नीचे कमेंट में लिख मत देना, LOSSER होता है, ठीक है ना, बीच में डबल O भी होगा। तो 7/9 में विनर और लूजर की बात कर रहे हैं, तो इसी में विनर होगा, इसी में लूजर होगा। तो बोल रहे हैं कि कुल वैध मतों का 60% विजेता को, इसको 60% मिला। इसको अगर 60% इसका मिला तो इसको कितना मिला होगा? 40% मिला होगा, मिला होगा ना। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 20%। और ये परसेंटेज इस 7/9 का निकाल रहे हैं, 20%। तो 7/9 का जो 20% है यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और ये वैल्यू दी हुई है, ये किसके बराबर है? 7,000 के बराबर है, 7,000 के बराबर है। 7/9 का जो 20% है, 20% का मतलब 20/100 हो गया। समझ में आई बात? तो अब 7, 0 को 0 काट लो, 2 से 5 को काट लो, ठीक है ना, और फिर 7 को काट लो, ये हो गया 1000। तो जो एक पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है वो हो गया 9×5 = 45, 45,000। अब सवाल में क्या पूछा है? मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 45,000 ही तो है, ये तो निकालना था, क्योंकि हमने शुरुआत 1 से की थी और 1 की वैल्यू निकालनी थी। 1 की वैल्यू निकाली, 45,000 आ गई। समझ में आया बात? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसको स्टेप में करते हुए जाओ तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य या नोटा के पा गए। जीतने वाले उम्मीदवारों ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया और 17,271 वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य या नोटा के हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया। तो आप ऐसे समझो कि जो भी आपका वोट था, 60% अगर विनर को मिला होगा तो 40% आपको लूजर को मिला होगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 20%। इस 20% की वैल्यू आपके पास दी हुई है 17,271। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 100% की आपको वैल्यू बतानी है, 100% की आपको वैल्यू बतानी है। 1/5 की वैल्यू दी है तो 5 का गुणा करके आपको वैल्यू बतानी है, 5 का गुणा करके वैल्यू बता दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ और दम है नहीं। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, बस यही बतानी है। तो ये 1/5 की वैल्यू है या 20% की वैल्यू दी हुई है। 100% की वैल्यू बताना, नीचे बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये मतलब एक ऐसा कंसेप्ट है जो कमीशन बेस्ड कंसेप्ट है, जिसको आपको समझना है बहुत सही से, बहुत तमीज में। पहले सवाल पढ़ता हूं, फिर मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। 4-5 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से जो उठाए हम लोगों ने। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री का 16.2/3% कमीशन देती है तथा 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 3.1/3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 9,720 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। मतलब ये कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसको लगाया कैसे जाता है? इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके लगा सकते हो, या तो एक बार इसको समझ के फिर इनको कुछ सेकंड्स में लगा सकते हो। सवाल क्या कह रहा है कि 18,000 रुपए तक, ध्यान से देखिएगा, 18,000 रुपए तक 16.2/3% कमीशन देती है। यहां तक 16.2/3% कमीशन देती है। और 18,000 के ऊपर 16.2/3% देती तो है, साथ में 3.1/3% और देती है। अगर 16.2/3 को 3.1/3% से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ये सवाल कह रहा है ऐसा। यदि विक्रेता की कुल आय 9,720 रुपए है, मतलब जो विक्रेता है उसको टोटल इनकम कितनी हुई? 9,720 रुपए हुई। तो पूछ रहा है टोटल सेल्स कितनी हुई? टोटल सेल्स कितनी हुई? इस तरीके के क्वेश्चन को पता कैसे करते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन में आप एक बात मान लो कि ये 3.1/3% जो 18,000 तक नहीं दिया गया है, मान लो आप 3.1/3% और दे देते 18,000 पे भी।
अगर 18,000 पे भी 3/3% दे देते तो इसका 3/3% कितना होगा? 18,000 का 3/3% निकालोगे तो एक्चुअली 1/30 है। ये क्या है? 1/30 है। कितना और पैसा दे लेते अगर इधर पे भी देते तो 3 × 18 600 रुपए और दे लेते। तो आप मान लो कि आपने क्या काम किया, 600 रुपए और दे दिया, तो इतना दिया था। अगर ये वाला जो 3/3% 18,000 पे नहीं देते थे, मान लो आप टोटल सेल्स पे थ्रू आउट 20% देते तो 600 रुपए और देना पड़ता। दे दो आप। 0 2 7 6 13 और 9 10 10,320 रुपए देना पड़ता। जो 9,720 रुपए दिए थे, आपने मान लिया कि हम 3/3% नहीं दे रहे थे, हम 3/3% दे रहे हैं उसको इस 18,000 रुपए पे। तो हम उसको 9,720 रुपए देते देते और ये 600 रुपए हम और दे रहे हैं, मतलब उसकी जो टोटल कमाई हो जाती 10,320 हो जाती। लेकिन अब ये 10,320 रुपए टोटल सेल्स का कितना होता? 20%, क्योंकि थ्रू आउट आपने 20% उसको कमीशन दे दिया है। तो 20% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती? 20% की वैल्यू 10,320 हो जाती। 100% वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10,320 में 5 से आपको गुणा करना है। 5 0 0 5 दूनी 10 5 3 15 16 5 0 0 1 और ये तो हो गया आपका 51,600 रुपए, जो कि सही ऑप्शन है आपका सी। तो इसमें क्या करना पड़ा है आपको इस तरीके के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए? जो ये था कि इस अमाउंट तक आप इतना परसेंट, इसके ऊपर इतना परसेंट दे रहे थे, तो जो एडिशनल परसेंट दे रहे थे वो आपको ये जो लिमिट लगाई गई थी ना, उस पे भी दे दो, उस पे भी दे दोगे। और वो जो चेंजेज है वो जहां पे वो चेंजेज रिफ्लेक्ट कराना है वो चेंजेज रिफ्लेक्ट करा लो। जैसे यहां पे हमने 1/30 और दे दी अगर 18,000 रुपए की, तो 600 रुपए और देना पड़ा। हमने 600 रुपए जोड़ के हमने मान लिया उसे 10,300 मिला। लेकिन हमें इससे ये पता चल गया कि अब ये 10,320 टोटल इनकम का 20% है। और जब पता चल गया 20% है तो हमने अपनी वैल्यू 51,600 टोटल सेल्स निकाल ली। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सब कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है। मतलब ध्यान से देखो, 14% देती है कुल बिक्री पे, तथा 14,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस देती है। 14% देती है जब ये 14,000 रुपए होता है, और जब 14,000 के ऊपर जाता है, जब 14,000 के ऊपर जाता है तो 14 के बजाय ये कितना देती है? 17% देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 5,520 रुपए कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल को ध्यान से देखिए। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 5,820 रुपए कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको 3% इस पे और दे देना है, तो टोटल का क्या हो जाएगा? 17%। इसका 3% निकालोगे तो कितना आएगा? सबसे पहला काम आपको यही करना है। जैसे इसका 3% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 14 का 3% कितना हो जाएगा? 14 त्रिक 42, 420 रुपए। अब ये 420 रुपए जो आपने निकाला है, आपको ये देखना है ये 420 रुपए इफेक्टिवली आपको कहां सेटल करना पड़ता। 420 रुपए आपको इफेक्टिवली कहां सेटल करना पड़ता? सवाल दे रहा है यदि सेल्समैन ने कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 58,520 रुपए कंपनी में जमा कर दिया तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। उसने जो जमा किया है वो 58,520 रुपए जमा किया है। 58,520 रुपए जमा किया है। तो आप एक बात ऐसे समझो कि ये जो 420 रुपए है ये तो उसका कमीशन था। तो ये कमीशन जो है अगर उसको और मिलता, ये 420 रुपए जो कमीशन है जो और उसको मिलता, तो वो जमा करता नहीं, वो जमा करता नहीं। क्या लग रहा है? ये जमा करता? नहीं जमा करता, वो जमा नहीं करता। इसको आप दो तरीके से लगा लेते हैं। एक तो पहले मैं बेसिक मेथड से बना लूं। मान लो टोटल सेल्स x रुपए हो जाती, टोटल सेल्स x रुपए हो जाती, तो x रुपए का क्या होता? 17% तो उसको कमीशन चला जाता, 17% कमीशन चला जाता, और बचा हुआ कितना होता? 83%। तो 83% उसके पास आ जाता 83% उसके पास। अब ये जो 83% कमीशन आता वो कितना होता? वो 70% उसके पास कमीशन चला जाता और 83% वो कंपनी को सबमिट कर देता। तो एक्स का 83% जो कमीशन सबमिट करता वो किसके बराबर होता?
58,520 रुपए के बराबर होता ही होता। लेकिन आपको यह पता है कि ये जो 420 रुपए हैं वो उसने तो कमाए नहीं है, 420 रुपए तो कमाए नहीं है, और ये 420 रुपए उसको और कंपनी को देना चाहिए। ये उसको 420 रुपए और कंपनी को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये 420 रुपए कंपनी से और उसे काट लेना चाहिए, क्योंकि वो मिला ही नहीं है उसको, भाई वो मिला नहीं है, और हमने जो ये कैलकुलेशन मारी है उसमें वो ऑलरेडी काट चुका है, जबकि इसमें से वो 420 रुपए जो एडिशनल उसके इनकम होनी चाहिए थी वो उसने इनकम तो ली नहीं। तो ये 420 रुपए इससे और इनकम निकाल लो। जब इससे और इनकम निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 58,100 रुपए। ये हो गया 83% की वैल्यू, 5,801 रुपए। अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप ध्यान से देखो, इसमें 7 से गुणा करो, इसमें 7 से गुणा करो, देखो 5,581 आ जाएगी। 7 त्रिक 21, 7 अठे 56, 2 58। ये 83 से कटेगा, ये 83 से कट के कितना हो जाएगा? 700। तो 1% की वैल्यू 700 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू इसमें 00 से गुणा कर दोगे तो 70,000 रुपए आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए हो कि ये 420 रुपए से क्यों हटाना है? ये 420 रुपए जो आपने एडिशनली माना है इससे क्यों हटाना है? इस वजह से हटाना है कि हम इसको 420 रुपए ले रहे हैं, कि 420 रुपए का इसने कमीशन जो है निकाल लिया होगा, पर निकाला तो है नहीं, निकाला नहीं है तो इससे निकाल दो कमीशन। जब इससे 420 रुपए का एडिशनल कमीशन निकाल लोगे तो 83% के बराबर आ जाएगा। समझ में आई बात? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 10,000 रुपए से ऊपर बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि वह 120 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। ये 4-5 क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि ये समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसकी लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्या है कि 10,000 तक वो कितना लेता है, ध्यान से देखना, ये लेता है 9%। 10,000 के ऊपर वो कितना लेता है? 10,000 के ऊपर लेता है वो 3% एडिशनल, 12% प्लस 3%, सॉरी 9% प्लस 3%, 9 प्लस 3 12%। यदि वह 120 रुपए बोनस प्राप्त करता है, 120 रुपए बोनस प्राप्त करता है मतलब 3% की वैल्यू दी हुई है। ध्यान से देखो 3% की वैल्यू दी हुई है, तो 3% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 120 रुपए है। यदि वह 120 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। तो 120 रुपए का तो उसका सिर्फ और सिर्फ बोनस है, तो 3% की वैल्यू 120 रुपए हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? ये हो गया 3 चौका 40 हो गई। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000 रुपए हो जाएगी। तो 4,000 के इनकम पे उसने सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इनकम पे बोनस प्राप्त किया है, एडिशनल इनकम पे बोनस प्राप्त किया है। मतलब उसका टोटल सेल्स कितना रहा होगा? उसका टोटल सेल्स रहा होगा 10,000 प्लस 4,000, क्योंकि 4,000 पे उसने क्या किया है? उसने बोनस प्राप्त किया 3% का। तो 10,000 रुपए तो उसका ये हो गया जिसपे 9% का उसे कमीशन मिलता, और 4,000 एडिशनल सेल्स हुई होगी जिसपे उसे बोनस मिला होगा। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? 10,000 प्लस 400, 10,000 प्लस 4,000 कितनी हो जाएगी? 14,000। उसकी कुल कमाई पूछा है, इसका मतलब यह है कि उसे 9% अतिरिक्त मिला होगा, उसे 9% अधिक अतिरिक्त मिला होगा। कितने पे? 10,000 प्लस 4,000 14,000 पे। 9% भी तो अतिरिक्त मिलना है। 2 0 से 2 0 कट गया, 9 चौका 36, 9 कम 9 3 12। तो 1260 रुपए की उसे वाली इनकम मिली होगी जो 9% का उसे बोनस मिल रहा था। तो 1260 उसे वाली इनकम मिली है, साथ में 120 रुपए उसे और मिला हुआ है, 120 रुपए उसे और मिला हुआ है अतिरिक्त बोनस वाला हिसाब किताब। ये कमीशन, ये अतिरिक्त बोनस, ये 8 हो गया। 1,380 रुपए टोटल उसकी इनकम हुई होगी, जो कि ऑप्शन सी होगा। समझ में आई बात? 9% 10,000 पे मिलता, ये 10,000 पे 9 3 12% मिलता, और वो बोल रहा है कि उसने जो अतिरिक्त बोनस कमाई है वो 120 रुपए का कमाई है। मतलब 3% की जो वैल्यू 120 रुपए की है, 1% 40, मतलब सेल्स कितनी रही होगी? 4,000 की सेल्स रही होगी। तो 4,000 की 10,000 के ऊपर की सेल्स रही होगी जिसपे उसे 3% मिला होगा। इसका मतलब टोटल सेल्स 10,000 प्लस 4,000,
14,000 होगी और उस 14,000 पे 9% उसे अतिरिक्त भी मिला होगा, वो 9% प्लस 3% अलग से जोड़ना पड़ेगा, देन हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू 1380 आएगी। चलो एक सवाल और देखते हैं। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 11% कमीशन लेता है तथा 12,000 रुपए से ऊपर बिक्री पर 3% बोनस लेता है। ध्यान से देखो, ये 12,000 तक जब आप कमाओगे तो कमीशन कितना है, 11% है। लेकिन जैसे ही 12,000 से ऊपर जाओगे, 12,000 से ऊपर जाओगे तो जो आपका कमीशन होगा 12,000 से ऊपर पे 3% बोनस लेता है, मतलब 11% तो लेता ही लेता है प्लस 3% और लेता है। यदि वह 780 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी होगी? तो ये जो 3% वो बोनस प्राप्त कर रहा है, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 780। सिमिलर क्वेश्चन है, 3 से काटो, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 6 18, तो 1% की वैल्यू होगी 260 रुपए हो गई। 100% वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 26,000 रुपए। 26,000 रुपए तो उसने अतिरिक्त कमाया है 12,000 के ऊपर, तो टोटल सेल्स कितना हुआ है, 26,000 ये तो था ही था, साथ में 12,000 के ऊपर की इनकम पे उसको कमीशन मिला है, मतलब 26 12 38,000 रुपए की टोटल उसकी सेल्स हुई है। तो 38,000 पे उसे 11% और मिला होगा, 38,000 पे उसे 11% और मिला होगा, तो 11% निकाल लो। 11 से गुणा करने का तरीका 8 3 11, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी करते हो, 8 3 11 के 1 और 3 3 1 4 0 8, ठीक है, 11 8 88, 8 तो पहले लिखना है, फिर 8 3 11 यहाँ से लिखना है, 8 8 3 11 418, तो 4,180 रुपये ये उसको यहाँ से इनकम हुई होगी। क्या बताना, उसकी कुल कमाई बतानी है, तो 4,180 में से आपको और जोड़ना पड़ेगा 780, तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 8 8 6 7 1 8 1 9 और ये हो गया 5, तो 5960 को इसकी इनकम हुई होगी, सॉरी 4960 को इसको इनकम हुई होगी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। समझ में आई बात? ये इतना ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करते हैं और इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आया है ना आएगा यार। और चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक और डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देखते हैं, बड़े लंबी सी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। फाइनेंस कंपनी एक सेल्समैन को नियुक्त करती है तथा उसे मासिक बिक्री का 7% कमीशन देने का वादा करती है। बाद में कंपनी शर्त को बदलकर यह तय करती है कि उससे 3,000 प्रति माह दिए जाएंगे तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन भी दिया जाएगा। दूसरी शर्त के अनुसार उसे अब 800 रुपये अधिक आय प्राप्त होती है। वह प्रति माह कितने रुपए की बिक्री करता है? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा क्लासी सवाल है और एग्ज़ाम में ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, मतलब सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है। फाइनेंस कंपनी एक सेल्समैन को नियुक्त करती है तथा उसे मासिक बिक्री का 7% कमीशन देने का वादा करती है। बाद में कंपनी शर्त को बदलकर यह तय करती है कि उसे 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन भी दिया जाएगा। तो देखो सवाल यह है कि मान लो कोई भी उसकी बिक्री थी, कोई भी उसकी बिक्री, पहला केस ले लो और दूसरा केस ले लो। पहले पे वो 7% का कमीशन दे रहे थे। दूसरा केस ध्यान से देखो, दूसरे केस में क्या कह रहे थे कि वो 3,000 रुपये तो देंगे 3,000 रुपये तो देंगे, साथ में 10,000 के ऊपर, अगर 10,000 से ऊपर का सेल्स होगा तो 4% वो अतिरिक्त देंगे, 4% वो अतिरिक्त देंगे। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इस 10,000 रुपये पे भी वो 4% दे रहे हैं। ये हम 3,000 हटा देते हैं, ये 3,000 हम हटा देते हैं कि वो 3,000 नहीं दे रहे हैं, ये 3,000 वो नहीं दे रहे हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि 4% थ्रू आउट दे रहे हैं, 4% वो थ्रू आउट दे रहे हैं। तो 7% वो पहले दे रहे थे, बाद में वो 4% दे रहे थे। आप इसको ऐसे कह सकते हो। ये 3,000 हमने मान लिया कि उन्होंने नहीं दिया, इस पे भी वो 4% दे रहे हैं। दूसरी शर्त के अनुसार उसे अब 800 रुपये अधिक आय प्राप्त होता है। तो 7% जो है ये पहले का माइनस 4% दूसरे का, अगर थ्रू आउट उसे 4% दे दिया जाता, अगर 4% दे दिया जाता तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 800 रुपये। सवाल ऐसा कह रहा है, समझिए
कि 7%, हमने ये 3,000 इग्नोर कर दिया कि 3,000 हम उसको नहीं दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना 3,000 दे रहे थे, हम ये मान ले रहे हैं कि हम 3,000 नहीं दे रहे हैं, हमें मान ले रहे हैं कि अभी हम थ्रू आउट से 4% दे रहे हैं। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 7% में से 4% घटाएंगे 800 के बराबर है। या हम इस बात को ऐसा कह दे कि चलो हम 3,000 इसको और दे रहे हैं, जो 3,000 है वो 3,000 दे रहे हैं, ये 3,000 दे रहे हैं बाद वाले केस में। इसको ऐसे कर लेते हैं कि हम 3,000 तो दे रहे हैं, हम 3,000 प्लस 4% दे रहे थे। तो हमने क्या काम किया, हम इसको 3,000 तो दे रहे थे, 3,000 हमने दिया, साथ में हम इसको 4% थ्रू आउट दे देते हैं। 4% हमने थ्रू आउट दे दिया, हमने कह दिया हम 4% दे रहे हैं, तो 4% हमने थ्रू आउट दे दिया। लेकिन ऐसा तो किया नहीं, हमने 10,000 पे 4% नहीं दिया है, तो हम दे देते हैं। अगर हम 10,000 पे भी 4% दे देते तो इसको 800 रुपये तो जो मिल रहा था वो मिलता। अगर इस 10,000 पे भी 4% और दे देते तो कितना इसको और अधिक मिल जाता, इसको अधिक मिल जाता, इसका 400 रुपये और अधिक मिल जाता, तो हमने 400 रुपये इसको अधिक दे दिया। तो पहले केस से दूसरे केस में 400 रुपये और बड़ी वैल्यू मिल जाती। तो ये 7% माइनस 3,000 प्लस 4%, 800 प्लस 400 के बराबर हो जाता। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे इस बात को समझना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन में कोई दम नहीं है। जितना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही छोटा है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, एक बार इसी चीज को रिपीट कर देता हूं फिर से, ताकि वो थोड़ा आपको और समझ में आ जाए। सवाल ऐसा कह रहा है कि पहली केस में जो भी सेल्स हो रहा है उसका 7% दे रहे थे, दूसरी केस में हम 3,000 की मंथली इनकम प्लस 4% 10,000 से ऊपर की दे रहे थे। तो पहले वाले केस से दूसरे वाले केस में 800 रुपये ज़्यादा की, मतलब उसे सेविंग हो रही थी। हम एक बात ये एजम्पशन मान लेते हैं कि हमने ये जो 10,000 पे मान लिया कि हम इस पे 4% नहीं कुछ दे रहे हैं, इस पे भी 4% दे देते हैं। इस पे भी 4% अगर देते तो उसको 400 रुपये की इनकम अधिक हो जाती, मतलब जो 800 रुपये की इनकम अधिक हो रही थी वो 1,200 रुपये की इनकम अधिक हो जाती। तो हमने ये एजम्पशन ले लिया कि हम पहले 7% टोटल वैल्यू का दे रहे थे, अब हम 3,000 तो दे रहे हैं और टोटल सेल्स वैल्यू का 4% और अधिक दे रहे हैं। इनका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है, कौन सी वैल्यू बड़ी है? 10,000 से ऊपर की बिक्री 4% कमीशन भी दे दिया जाए दूसरी शर्त के अनुसार, उसे अब 800 रुपये अधिक आय प्राप्त होता है। तो बाद वाला जो आय है वो बड़ा है, बाद वाला आय है जो बड़ा है, ये वाला जो आय है वो बड़ा है। मतलब हम 3,000 रुपये, हम उसे 3,000 रुपये तो दे ही रहे हैं, साथ में टोटल वैल्यू का 4% दे रहे हैं। लेकिन पहली वैल्यू में टोटल वैल्यू का सिर्फ 7% दे रहे थे, तो हम 7% वैल्यू अगर इससे घटा दें तो इनका डिफरेंस पहले 800 आ रहा था, अब कितना आ जाएगा? 1,200 आ जाएगा, क्योंकि हमने 400 रुपये अपने पास से दे दिया, तो 1,200 रुपये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम 4 में से 7% घटाएंगे तो -3% आएगा। इधर 1,200 ला के इधर घटाएंगे तो ये बचेगा 1,800 रुपये, और इधर कितना बच जाएगा? इधर से इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव में 3% आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 रुपये आ जाएगी। तो क्या पूछ रहा है? वो प्रति माह कितने रुपए की बिक्री करता है, मतलब प्रति माह कितने रुपए टोटल सेल्स वॉल्यूम बताना है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो ये 60,000 रुपये आ जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 600 है तो 100% की वैल्यू 60,000 रुपये आ जाएगी। ये इतना ही आसान क्वेश्चन था। इसमें बस ये थोड़ा सा एजम्पशन है, जो 10,000 रुपये पे 4% जो हम नहीं वो कमा रहा था वो भी दे के हमने सिर्फ इसमें अतिरिक्त आय में जोड़ दिया है, बस इतना ही काम किया है। इससे सवाल हमारा सरल हो जाता है। चलो अगली तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सेल्समैन 24 रुपए की बिक्री तक X% कमीशन लेता है तथा उसके ऊपर की बिक्री पर Y% की कमीशन लेता है। यदि वह किसी महीने में 5400 रुपए की बिक्री करके 1,400 रुपए कमीशन बनाता है तथा किसी दूसरे महीने में 84 रुपए की बिक्री कर 2,400 रुपए की कमीशन बनाता है, तो X तथा Y का औसत ज्ञात कीजिए। ये सवाल सिर्फ पढ़ना है, समझना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे कर जाना है। एक सेल्समैन 2400 रुपए की बिक्री तक X% कमीशन लेता है, उसके ऊपर की बिक्री पर Y% कमीशन लेता है। यदि वह किसी महीने में 5400 रुपए की बिक्री करता है, तो 5400 रुपए की जब बिक्री करेगा तो 2,400 रुपए पे तो वो कितना कमीशन कमाएगा? X/100। इसका ऊपर 5400 में कितना हो गया? कितना हो गया? 30। तो 30 मतलब 3,000 हो गया। 3,000 पे वो Y% का कमीशन कमाएगा। ये बोल रहा है कि उसका टोटल कमीशन कितना बनता है? 1,400 रुपये बनता है, 1,400 बनता है। ये हो गया 24 और ये हो गया 30, मतलब 24X + 30Y = 1,400 रुपये हो गया।
फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरे महीने में 84 रुपए की कमाई करता है। अभी भी उसे पहला जो 2400 होगा उस पे x% ही मिलेगा, मतलब 24x मिलेगा। लेकिन दूसरे पे अगर हम बात करें तो उसे 60y मिल जाएगा, 60y मिल जाएगा। अब उसका जो इनकम है वो 2400 रुपए की उसकी इनकम हो जाती है। इसको सॉल्व करोगे, घटाओगे, ये कट जाएगा। ये अगर घटाओगे तो देखना ध्यान से, 30y इज इक्वल टू 24 में से 14 घटाओगे तो हो जाएगा आपका 1000। y की वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा 100/3। y की वैल्यू किसी में इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले में पुट कर देते हैं। y की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो 24x प्लस 30 इंटू 100/3, 100/3 इज इक्वल टू 1400। 3 से कट गया, 10 हो गया, ये 1000 हो गया, घटाओगे तो 400 आ जाएगा। इधर घटाओगे ले जाके 1000 को तो 400 आ जाएगा। तो 24x इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालोगे तो 4 6 24 और ये हो गया 100। तो x की वैल्यू 100 अपॉन कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक है 100/3, एक है 100/6। अब पूछ रहा है एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने आता है ना, 100/3 प्लस पहले x प्लस वाई जोड़ दो, 100/6 x प्लस वाई जोड़ा तो कितना आ गया, 200 प्लस 100 300/6 आ गया। 300/6 काटोगे तो 50 आ गया। एवरेज निकालना है तो एवरेज जो वैल्यू होगी वो x प्लस वाई अपॉन 2 होगी, मतलब 50/2 होगा। जैसे 50/2 निकालोगे कितना आ जाएगा, 25। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा क्वेश्चन करना था। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। अब अगला टाइप कवर करेंगे हम लोग, ये आखिरी टाइप होगा आपके परसेंटेज का, और इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे बच्चों को। एक बार इसे समझ लोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सवाल क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपये से बढ़ जाती है और कर की दर 15% से 13.5% तक कम हो जाती है, लेकिन वह दोनों मामलों में समान कर का भुगतान करता है, तो आदमी की नई आय ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला अपन को सिखाया गया था, टैक्स क्या होता है, इनकम इंटू रेट परसेंट। जो भी आपकी इनकम हो इंटू रेट परसेंट, यही होता है ना, रेट परसेंट। अगर मैं ये कह दूं कि हमारा जो टैक्स है वो फिक्स है, जो टैक्स है हमारा फिक्स है, यही ना, यदि एक व्यक्ति की आय 20,000 से बढ़ जाती है और कर की दर 15 से 13% तक हो जाती है, तो वह दोनों मामलों में समान कर का भुगतान करना है। टैक्स अगर फिक्स है तो इनकम जिस रेशियो में इंक्रीज होगी, रेट सेम रेशियो में डिक्रीज होगा। मतलब ये सेम रेट में नहीं, यूनिवर्सली डिक्रीज होगा। मतलब ये होगा कि अगर इनकम 5 से 6 हो रही है तो जो रेट हो रहा होगा वो 6 से 5 हो रहा होगा। ये सवाल हम बहुत पहले कर चुके हैं कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट ऐसा है, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, अगर x जा रहा है 5 से 6 तो z को कांस्टेंट रखने के लिए y को जाना पड़ेगा 6 से 5, तब इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, सेम होगा। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, दोनों का गुणनफल सेम। यहाँ पे कंसेप्ट काम करेगा टैक्स वाले में, जब टैक्स की दर समान है। तो बात बोल रहा है यदि एक व्यक्ति की आय 20,000 से बढ़ जाती है और कर की दर 15 से 13.5% होता है, तो जो रेट है वो किस दर से बढ़ रही है, जरा ध्यान से देखिए। जो रेट है वो 15% से हो रही है 13.5%। रेशियो निकालोगे तो 5 3 15, 5 दूना 10, 5 सते 35, 2.7 हो जाएगा। यहाँ 0 हटाओगे ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। तो जो आपका रेट हो रहा है वो 10 से 9 हो रहा है, मतलब इनकम आपकी क्या हो रही होगी, इनकम जस्ट इसके रिवर्स मूव कर रही होगी, 9 से 10 हो रही होगी। 9 से 10 होने का मतलब इंक्रीमेंट कितना है, +1 का। ये +1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए दी हुई है। तो क्या पूछ रहा है, आदमी की नई आय कितनी होगी। पहले उसकी आय 9 थी, अब उसकी आय 10 है। एक की वैल्यू 2 लाख आपको पता चल गई है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कोई नया चीज नहीं है, बस ये समझना था कि टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट परसेंट। अब ये इनकम इंटू रेट परसेंट ही तो होता है ना, और क्या होता है। जैसे मैंने 10 लाख रुपए कमाया और 10% रेट है, तो 10 लाख गुणे 10% होगा। तो जो टैक्स होता है हमारा इनकम इंटू रेट परसेंट होता है, ऐसे कैलकुलेट होता है। चलो इसके और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। When income of a man increases by rupees 6 lakh and tax rate reduced from 18% to 15%, while in both the situation 25% of the income is tax free, then find the present income if he paid equal tax in both the cases. अभी भी देखो टैक्स सेम है, टैक्स सेम है तो ध्यान से देखो
क्या कह रहा है कि हमारा जो रेट है वो 18% से मूव हो रहा है किस पे, 15% पे। यही हो रहा ना, टैक्स रेट रिड्यूस 18% से 15% हो रहा है। अगर यहां से 3 से काटोगे, 3 से 18, 3 5 15, मतलब रेशियो में अगर हम बात करें 6 से 5 जा रहा है, तो जो आपकी इनकम हो रही होगी, इनकम होगी वो 5 से 6 मूव कर रही होगी। पक्का यही हो रहा होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं। इनकम 5 से 6 मूव कर रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है कि व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीज्ड बाय 6 लाख एंड टैक्स रेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू 15%। अगर ध्यान से इसको देखो, ये 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 1 का इंक्रीमेंट आपके हिसाब से कितना है, 6 लाख का इंक्रीमेंट है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारे हिसाब से 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीज बाय 6 लाख, और यहां पे 6 लाख का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि नई इनकम क्या होगी, नई इनकम क्या होगी, तो नई इनकम 36 लाख होगी, पुरानी इनकम 25 लाख होगी। नई इनकम 36 लाख होगी, पुरानी इनकम 25 लाख होगी। अब इस सवाल में दिया है व्हाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। देखो यार, ये भी 25% टैक्स फ्री है, वो भी 25% टैक्स फ्री है, तो हम 25% हटा के ही पूरा कैलकुलेशन कर लेना। क्या जरूरत है कि हम उस 25% को ऐड करके करें, जरूरत ही नहीं ना कि उसको ऐड करने की भी जरूरत है। बगैर ऐड किए हुए भी तो काम कर सकते हैं, बगैर ऐड किए हुए भी तो काम कर सकते हैं कि जो एडिशन है। अब जैसे मान लो 6 लाख है, 6 लाख का अगर आप 1/4 निकालोगे, 1/4 अगर निकालोगे जो टैक्सेबल इनकम है, तो पहले वो निकालोगे, फिर इसी को जोड़ोगे, फिर कोई फायदा नहीं है। तो डायरेक्टली ये इनकम से ये इनकम है, इसमें इस डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं है। आप डायरेक्टली निकालोगे 36 लाख रुपए आ जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है, क्योंकि ये टैक्स फ्री है। अभी कुछ क्वेश्चन और लिए हैं जिसमें इन डेटा का इस्तेमाल होगा, यहां पर नीड ही नहीं है इस डेटा का इस्तेमाल करने का। 6 लाख इनकम बढ़ी हुई, और ये 6 लाख डायरेक्टली, एक की वैल्यू आपकी अगर 6 लाख है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी नई इनकम में, पुरानी इनकम को पूछता तो 25 लाख रुपए हो जाता। समझ में आई? चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, यदि एक व्यक्ति की आय 4000 से बढ़ जाती है और कर की दर 24% से 18% तक कम हो जाती है। अगर हम रेट देखें, रेट हमारा 24 से 18% हो रहा है, 24% था पहले, अब 18% हो रहा है। इसका मतलब है 4 6 24 और 6 6 चौका 24, 4 से जो रेशियो बन रहा है आपका 3 बन रहा है रेट परसेंट का। लेकिन वह दोनों मामलों में समान कर का भुगतान करता है। यदि एक व्यक्ति की आय 4000 से बढ़ जाती है और कर की दर 24% से 18% तक कम हो जाती है, लेकिन वह दोनों मसलों में समान कर का भुगतान करता है। यदि यह दिया जाता है कि पहले 25% आय कर मुक्त थी और अब 20% आय कर मुक्त है, तो आदमी की नई आय ज्ञात कीजिए। देखो पिछले वाले केस में क्या था कि 25% जो इनकम थी वो दोनों केस में टैक्स फ्री थी, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर पहले केस में 25% कर मुक्त थी और बाद में 20% कर मुक्त है, फिर तो दिक्कत आएगी, फिर तो आपका कैलकुलेशन होगा नहीं। तो अगर ये कैलकुलेशन नहीं होगा तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे सिंपल रख सकते हो? मान लो पहले केस में आपकी एक्स आय थी, यदि एक व्यक्ति की आय 4000 से बढ़ जाती है और कर की दर 24% से 18% हो रही है। एक्स थी और बोल रहा है कि कितनी आमदनी उसकी टैक्सेबल थी, कि पहले 25% आय कर मुक्त थी, मतलब 3/4 जो है उसकी 75% का मतलब 3/4 है, तो 3/4 उसकी कर योग्य आय थी। और कितना कर लग रहा था? 24% का लगा दिया हमने। अब बोल रहा है कि जब उसकी आय मान लो वाई हो गई, हम 4000 नहीं बढ़ाते हैं, बाद की आय मान लेते हैं, आय बढ़ के वाई हो गई। जब वाई हो गई तो उसकी जो आय है 20% जो है उसका, मतलब 1/5 इनकम टैक्स में नहीं आता, मतलब 4/5 उसका इनकम टैक्स के दायरे में आती है। लेकिन कर की दर कितनी है? सिर्फ 18% है, सिर्फ 18% है। तो हमने निकाल लिया। अब इसको बराबर कर दिया तो ध्यान से देखो, परसेंटेज से कट गया, और 4 से काट लो, 4 6 24 और 6 3 18, ये कट गया। अगर हम x/y निकाले तो ये कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो पहले इनकम 4 थी, अब 5 हो गई, मतलब इंक्रीमेंट कितने का? 1 का इंक्रीमेंट है। सवाल में क्या दिया है? इस 1 की वैल्यू 4000 दी हुई है, इस 1 की वैल्यू 4000 दी हुई है, तो 5 की वैल्यू 5 चौका 20,000 हो जाएगी, और 4 की वैल्यू 16000 हो जाएगी, 16000
हो जाएगी। तो जो वैल्यू आपको बताना, आदमी की नई आय बतानी थी तो आदमी की नई आय 20,000 होगी, पुरानी आय अगर पूछता तो वो कितनी होती, 16,000 होती, लेकिन पूछा कितना ये। अब इस सवाल में उस रेशियो की नीड नहीं थी, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका था। समझ में आई बात? चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि और किस वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में ₹4 लाख आय में चेंज पढ़ते हैं। ए मैन एनुअल इनकम है इंक्रीज बाई, मतलब 4 लाख बढ़ जाती है, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे इज रिड्यूस फ्रॉम 14 से 10% हो जाता है। ही नाउ पेज ₹4,000 मोर इनकम टैक्स। व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम इन लाख्स। सवाल ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 4 लाख मतलब एडिशनल वो हो जाता है, तो मैं मान लेता हूं कि पहले उसका जो है एक्स जो भी रहा होगा इनकम था, ठीक है ना, उस पर वो कितना देता था, 14% देता था, 14% दिला दिया हमने। अब मान लो उसकी इनकम कितनी हो गई, वाई इनकम हो गई, अब उसको 10% देना पड़ रहा है। तो अब रुपए देता है 4,000 और इनकम टैक्स, ध्यान से, ये शायद हिंदी गलत है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। ही हैज टू पे रिड्यूस्ड फ्रॉम 10%, ही नाउ पेज ₹4,000 मोर इनकम टैक्स। तो y का जो 10% है और x का जो 14% है, x का 14% है, ये 4,000 रुपए के बराबर है। ये हमने इनकम टैक्स निकाली, हमने बाद में निकाली y का 10%, x का 14%, ये दोनों निकाली, 4,000 रुपए के बराबर है। और y जो है वो x प्लस 4 लाख है, x प्लस 4 लाख है। y मतलब 4 लाख बड़ी है तो बड़ी हुई इनकम x प्लस 4 लाख है, इसका जो 10% है ये माइनस x का 14% है, ये 400 के बराबर है। यहां से कैलकुलेट करके हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। यहां से जब भी कैलकुलेट करोगे x की वैल्यू निकल जाएगी 13 लाख। ये सिंपल सा इक्वेशन है जिसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें से किसी बच्चे को ये सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ये बहुत सिंपल सा जो इक्वेशन है आसानी से सॉल्व हो सकती है। ये हो गया 10x, ये हो गया -14x, ठीक है ना, ये 10x हो गया, -14x हो गया। फटाफट इसको सॉल्व करके नीचे ऑप्शन क्या बताइए, ऑप्शन तो ऑलरेडी बता दिया है कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो 13 लाख आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई ऑप्शन आए तो नीचे मुझे करेक्ट कीजिएगा। समझ में आया? सिंपल सा इक्वेशन था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि आयकर में 18% की बढ़त होती है तथा प्रभावी आय 7% घट जाती है तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ये आई थिंक आखिरी के मेरे 2 क्वेश्चन हैं जो नए वैरायटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं एक बता देता हूं, एक आप खुद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक होती है आपकी इनकम, ठीक है ना, और एक होती है आपकी टैक्स, और उसके बाद एक होती है नेट इनकम। तो आप इसको ये कह सकते हो कि इनकम जो भी होती है उसमें से टैक्स घटाओगे तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी, या नेट इनकम में टैक्स जोड़ोगे तो आपकी इनकम आ जाएगी। समझ में आई? जैसे मान लो हमारे पास हमारी इनकम 100 रुपए थी, उस पर अगर टैक्स 10 रुपए का था, उस पर अगर 10% का टैक्स था, 10 रुपए का टैक्स था, तो हमारी नेट इनकम कितनी बनी? 90 रुपए की मिली। ये तो हमने सरकार को दे दी। 100 रुपए टोटल आमदनी थी, टैक्स अगर 10% था तो 90 रुपए तो हमने सरकार को दे दिया ना। अगर मान लो टैक्स हमारा बढ़ के 10% से मान लो हमने 18% बढ़ा दिया, 18% बढ़ा दिया, तो ये हमारा टैक्सेबल इनकम कितना हो गया? 28 रुपए हो गया। और ये जब हम बढ़ाते हैं टैक्स, ये बढ़ाते हैं हम जब टैक्स, जैसे मान लो हमने 18 रुपए बढ़ाया, तो ध्यान से इस बात को देखिएगा कि यहां आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी नेट इनकम 18 रुपए से और रिड्यूस हो जाएगी। जो 90 थी वो 18 रुपए से डिक्रीज हो जाएगी। अब कितनी बचेगी? 72। आप इसको इधर से भी करिए, आपकी 100 रुपए की इनकम थी, अब अगर आप 28 रुपए टैक्स दे रहे हो तो कितना हो गया? 72। यहां पे एक बात समझने की जरूरत है कि जो वैल्यू में टैक्स का मान आता है वही नेट इनकम में आपका डिक्रीमेंट होता है। टैक्स में वैल्यू में जितना इंक्रीज होगा, नेट इनकम में वैल्यू में उतना ही डिक्रीज होगा, या टैक्स में जितना वैल्यू में डिक्रीज होगा उतना ही नेट इनकम में वैल्यू में इंक्रीज होगा। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? यदि आयकर में 18% की बढ़त होती है, तो मान लो मेरा टैक्स था, टैक्स में 18%, कोई भी टैक्स हो, टैक्स में जो 18% है तो 18/100 कर दिया। टैक्स की वैल्यू निकाल दी कि टैक्स अगर 18% बढ़ा है तो जो भी हम टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स का अगर 18% बढ़ गया है तो टैक्स का 18%/100 ये वैल्यू में इंक्रीज हो रहा होगा।
प्रभावी आय 7% घट जाती है। जो हमारी प्रभावी आय मतलब नेट इनकम है, नेट इनकम है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 7% घट जाता है, तो 7/100 ये हमारा घट गया। ये इसकी वैल्यू है, ये नेट इनकम की वैल्यू है, ये दोनों बराबर होती है। यही तो बात यहाँ पे समझा रहे हैं। टैक्स में जो वैल्यू में इंक्रीज होता है, नेट इनकम में वो वैल्यू में डिक्रीज होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो टैक्स में इतना वैल्यू में इंक्रीज हुआ, नेट इनकम में इतना डिक्रीज हुआ, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो मैं ये कह दूं कि अगर टैक्स अपॉन नेट इनकम का अगर रेशियो निकालूं तो ये 100 से 100 कट गया, ये हो गया 7/18। हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर नेट इनकम 18 है तो टैक्स हमारा 7 है, और हमारी जो टोटल इनकम होती है, नेट इनकम में टैक्स जोड़ते हैं तो हमारी टोटल इनकम बन जाती है। तो इस केस में हमारा टोटल इनकम कितना आ गया, हमारा टोटल इनकम 25 आ गया। 18 नेट इनकम है, टैक्स 7 है, तो टोटल हमारा 25 हो गया। अब 25 में आप 7 रुपए का टैक्स दे रहे हो, तो पूछ रहा है कि आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो अगर हम 7 रुपए का टैक्स दे रहे हैं और 25 रुपए पे 7 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, तो कितना परसेंटेज में दे रहे हैं, 25 चौका 100, 7 चौक 28% का हम क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 28%। चलो एक सवाल और है, इस सवाल को ध्यान से देखो। इस सवाल को डायरेक्टली आप लगा लेना कि यदि आयकर में 13% की बढ़त होती है तथा प्रभावी 7% घट जाती तो आयकर की दर क्या होगी। तो इस सवाल को आप खुद से लगा लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। नीचे कमेंट सेक्शन बताइए। ये परसेंटेज की क्लास खत्म होती है, परसेंटेज की PDF मैं माई पाठशाला PDF वाले चैनल पे अपलोड करे देता हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे जो है एक नए चैप्टर के साथ। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा चैप्टर आपको कितना मज़ेदार लगा है।